हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वी स्टार एजुकेशन यूट्यूब चैनल। एंड दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे पेपर क्रोमेटोग्राफी के ऊपर। देखो भाई साहब, क्रोमेटोग्राफी का मतलब आपको पता है। मैं ऑलरेडी आपके 5 लेक्चर करवा चुका हूं, जिसमें मैंने आपको काफ़ी कुछ बता रखा है बेसिक, और काफ़ी सारी आपको मैंने क्रोमेटोग्राफी करवा भी दी है। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर हम अपनी पेपर क्रोमेटोग्राफी देखें कि आपका पेपर क्रोमेटोग्राफी क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं कि क्रोमेटोग्राफी एक ऐसी टेक्निक्स है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, किसी मिक्सचर में से आपका डिजायर सैंपल जो होता है उसको सेपरेट करते हैं। यानी कि अगर कोई किसी मिक्सचर में आपके 20 टाइप्स के कंपाउंड्स हैं, इन 20 टाइप्स के कंपाउंड में से हम आपके अगर 3-4 प्रकार के कंपाउंड चाहिए हमें, तो उनका हम सेपरेट कर लेते हैं। ये जो आपका सेपरेशन होता है ये कहलाता है आपका क्रोमेटोग्राफी। आई बात समझ में। एक्चुअल में यहाँ पर हम पेपर क्रोमेटोग्राफी पढ़ने वाले हैं, तो यहाँ पर हम आपका पेपर का यूज करते हैं। यहाँ पर हम आपका जो सेपरेशन प्रोसेस होता है उसके लिए पेपर का यूज करते हैं। ये जो पेपर का यूज कर रहे हैं इसको हम एज ए स्टेशनरी फेज यूज करते हैं। मैंने गाइज आपको बता रखा है कि क्रोमेटोग्राफी आपकी कोई सी भी हो, वहां पर आपके 2 फेज की रिक्वायरमेंट होती है। एक होता है आपका स्टेशनरी फेज, दूसरा होता है गाइज आपका मोबाइल फेज। स्टेशनरी फेज वो होता है जहां पर आपका सैंपल को लोड किया जाता है, जहां पर आपको सैंपल का लोड किया जाता है, एंड यहीं से आपका जो वीआईपी होता है, जो आपका डिजायर्ड सैंपल होता है, वो अटैच होता है। जबकि जो मोबाइल फेज होता है ये एक रनिंग प्रोसेस होता है जो कि काम करता है एज ए बफर। यानी कि आपका क्या काम करेगा, जितने भी अनवांटेड या फिर एक्स्ट्रा जो अनडिजायर्ड सैंपल हैं उनको जो है ये आपका रन आउट करवा देगा, यानी कि आपका बाहर भेज देगा। एज ए इल्यूट की तरह काम करता है। तो ये सारी चीजें गाइज हालांकि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो यहाँ पर जो पेपर है, पेपर आपका 2 प्रकार पेपर है। पेपर आपका स्टेशनरी फेज की तरह काम करता है। आई बात समझ में। तो इसलिए इसको बोलते हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी। यानी कि पेपर क्रोमेटोग्राफी इज अ टाइप्स ऑफ प्लेनर क्रोमेटोग्राफी। गाइज मैंने आपको बता रखा था कि जो आपका 2 प्रकार की क्रोमेटोग्राफी होती है, एक होती है आपकी प्लेनर, दूसरी होती है आपकी कॉलम। ठीक है ना, दूसरी होती है आपकी कॉलम। जो आपकी कॉलम होती है वो एक्चुअल में कॉलम में आपकी जो है परफॉर्म की जाती है, जबकि जो प्लेनर होती है उसको हम परफॉर्म करते हैं प्लेन सरफेस पर, एक प्लेन सरफेस पर आपका जो है परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पर आपको एक प्लेन सरफेस की रिक्वायरमेंट रहेगी जो कि प्रोवाइड करवाता है आपको पेपर, एंड पेपर यहाँ पर वर्क करता है एज ए स्टेशनरी फेज। यानी कि वेयर बाई क्रोमेटोग्राफी प्रोसीजर आर रन ऑन ए स्पेशलाइज्ड पेपर, जहाँ पर आपका एक स्पेशलाइज्ड पेपर का यूज होता है। अब इस क्रोमेटोग्राफी को करवाने के लिए आपको कुछ अपरेटस की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि क्रोमेटोग्राफिक जार, जिसको हम चैम्बर बोल सकते हैं। इस चैम्बर में ही आपका जो है पेपर रखा जाता है, एंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट आपका ऊपर को चढ़ता है, या फिर डिफरेंट टाइप की आपकी पेपर क्रोमेटोग्राफी होती है, आगे बात करेंगे। तो यहाँ पर एक चैम्बर की रिक्वायरमेंट होती है, आपको एक पेपर की रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ पर पेपर वर्क करता है एज ए स्टेशनरी फेज। डिफरेंट टाइप के आपके पेपर्स होते हैं, लिस्ट मैंने आपको आगे दे रखी है। इसके बाद फिर हम कैपिलरी ट्यूब का यूज करते हैं। एक्चुअल में क्या होता है कि जो कैपिलरी ट्यूब होती है, ये कैपिलरी आपकी प्रेजेंट होती है पेपर के अंदर ही प्रेजेंट होती है एक ट्यूब, जिसको हम कैपिलरी ट्यूब बोल रहे हैं। उसके थ्रू हम क्या काम कर सकते हैं कि जो हमारा सैंपल है, सैंपल को हम अप्लाई कर सकते हैं ऑन पेपर। ठीक है ना, जो हमारा पेपर है, पेपर के ऊपर हम आपका सैंपल को अप्लाई कर सकते हैं। फिर इसके बाद आपका मोबाइल फेज आ जाता है, जो कि एज ए वर्क करता है, या फिर होता है आपका ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, जिसमें आपके चले आते हैं क्लोरोफॉर्म, मेथेनॉल, एसीटोन या फिर इथेनॉल। ये सारे के सारे आपके मोबाइल फेज में चले आते हैं। डिपेंड करता है कि किस प्रकार से आप अपना जो है डिजायर्ड सैंपल को सेपरेट कर रहे हो। ठीक है, आई बात समझ में। आई होप आपकी बात समझ में आई होगी। अब यहाँ पर देखो, 2 प्रकार की क्रोमेटोग्राफी आपकी होती है। स्पेसिफिकली 2 प्रकार की क्रोमेटोग्राफी होती है। एक होती है ऑन द बेसिस ऑफ एडजॉर्प्शन, यानी कि जो आपका एडजॉर्प्शन हो रहा है, एडजॉर्प्शन के बेस पे, एंड दूसरी होती है आपकी पार्टीशन के बेस पे। यहाँ पर याद रखने की बात यह है कि जो आपका एडजॉर्प्शन बेस होती है, गाइज ये चीज मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। एडजॉर्प्शन बेस यानी कि जो आपने टीएलसी पढ़ी है ना, टीएलसी को ही आप एक प्रकार से पढ़ सकते हो, पेपर एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। वहां पर जो हमने टीएलसी प्लेट का यूज किया था, सेम आज आप जो है वहां पर अगर पेपर लगा दो तो आपका एडजॉर्प्शन बन जाएगा। एक्चुअल में क्या होता है, जो आपका एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी होता है, इसका प्रिंसिपल ये कहता है कि जो आपकी स्टेशनरी फेज है, वहां पर हम यूज करते हैं कोई एडजॉर्बेंट, वहां पर हम कोई आपका एडजॉर्बेंट यूज करते हैं जो कि सैंपल को अडहेयर कर लेता है, अपने ऊपर चिपका लेता है।
ठीक है ना। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, जो आपका लोहा एंड चुंबक का कॉम्बिनेशन होता है, सेम इसी प्रकार का आपका एडजॉर्बेंट सैंपल के साथ चिपक जाता है, सैंपल के साथ चिपक जाता है। एंड यहाँ पर मजेदार एक बात है कि जो आपका एडजॉर्प्शन होता है, स्टेशनरी फेज आपकी हमेशा सॉलिड होगी। कैसी होगी? सॉलिड होने वाली है। जबकि जो मोबाइल फेज होती है, मोबाइल फेज आपकी क्या होती है? मोबाइल फेज आपकी लिक्विड होती है, ठीक है ना, आपकी लिक्विड होती है। सेम वही होता है जो मैंने आपको टीएलसी थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में पढ़ा रखा है, ठीक है ना, ये मैं आपकी ऑलरेडी करवा चुका हूँ। इसके बाद जो हमारी मेन है, जो हमारा प्रिंसिपल है मेन, वो आपका पार्टीशन बेस। यानी कि यहाँ पर क्या होता है कि आप जो है दो फेज का यूज करते हो, जिसमें आपकी स्टेशनरी फेज एंड मोबाइल फेज आ जाती है। ये दोनों की दोनों ही आपके लिक्विड नेचर की होती है। ये दोनों की दोनों किस प्रकार की होती है? लिक्विड नेचर की होती है, जहां पर आपका जो है इन दोनों के बीच सैंपल जो है पार्टिसिप मतलब आपका जो है उसका विभाजन हो जाता है। एक प्रकार से आप कह सकते हो शुद्ध हिंदी में कि उसका विभाजन हो जाता है। कुछ आपके स्टेशनरी फेज के साथ रुक जाते हैं, कुछ आपके जो है मोबाइल फेज के साथ रुक जाते हैं, ठीक है ना। उसी प्रकार से जो है आपका सेपरेशन होता है। तो यहाँ पर आपका पेपर का यूज किया जाता है, पेपर क्रोमेटोग्राफी का। मैंने आपको पहले भी बताया कि यहाँ पर जो पेपर है, यहाँ पर जो आपका पेपर यूज हो रहा है, ये एज ए स्टेशनरी फेज हो रहा है। और मैंने आपको ये भी बताया है कि स्टेशनरी फेज आपका लिक्विड है। तो आप ये बोलोगे कि सर अगर ये पेपर है तो ये लिक्विड कैसे हो सकता है? अगर ये पेपर है तो ये लिक्विड कैसे हो सकता है? तो इसका थोड़ा सा फिनोमिना समझो कि भाई साहब मान लो ये आपका कोई पेपर है, ये आपका कोई पेपर है। पेपर क्या का बना हुआ रहता है? पेपर आपका सेलुलोज का बना रहता है। पेपर हमेशा आपका सेलुलोज का ही बना रहता है। अब ये जो सेलुलोज का पेपर होता है, इसके अंदर क्या होते हैं? इसके अंदर आपके पोर होते हैं, इसके अंदर आपके पोर होते हैं, यानी कि छिद्र होते हैं, जिसके अंदर आपका मॉइस्चर भरा रहता है, जिसके अंदर आपका वाटर भरा रहता है, ठीक है ना, जिसके अंदर आपका वाटर भरा रहता है। तो इसी वाटर का यूज हम करते हैं आपका किसमें? स्टेशनरी फेज में, ठीक है ना, स्टेशनरी फेज में हम यहाँ पर यूज करते हैं। एंड इस वाटर, इस मॉइस्चर की वजह से ही आपको कैपिलरी एक्शन देखने को मिलता है, ठीक है ना। आपको क्या मिलता है? कैपिलरी एक्शन देखने को मिलता है, जहां पर जो आपका सैंपल होता है वो आपका रन करता है, वो आपका इस पेपर के ऊपर रन करता है। आई बात समझ में? हम अभी देखेंगे, आगे बात करेंगे। यानी कि जो पेपर पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी होता है, यहाँ पर आपका मॉइस्चर एंड वाटर प्रेजेंट होता है पोरस में ऑफ सेलुलोज फाइबर प्रेजेंट इन द फिल्टर पेपर एट एज ए स्टेशनरी फेज एंड अनदर मोबाइल फेज इज यूज्ड एज ए सॉल्वेंट। यानी कि लिक्विड का ही हम आपका यहाँ पर यूज कर रहे हैं। यानी कि यहाँ पर जो हमारी स्टेशनरी फेज है वो भी लिक्विड है, एंड जो मोबाइल फेज है गाइज वो भी आपकी क्या होने वाली है? लिक्विड ही होने वाली है। इतनी बात समझ में आ गई? अगर आई है तो बहुत ही अच्छी बात है। चलो आगे देखो कि भाई साहब जो आपका पेपर क्रोमेटोग्राफी होता है, टाइप्स ऑफ पेपर यूज्ड इन द पेपर क्रोमेटोग्राफी। जो आपका ये पेपर होता है, ये पेपर आपका बनाया जाता है अकॉर्डिंग योर डिजायर्ड सैंपल। अकॉर्डिंग योर डिजायर्ड सैंपल, आपको किस प्रकार का सैंपल चाहिए? आपको एसिडिक सैंपल चाहिए, आपको बेस सैंपल चाहिए, हाइड्रोफिलिक सैंपल चाहिए, हाइड्रोफोबिक सैंपल चाहिए, या फिर आपको किस प्रकार का सैंपल चाहिए, उसी प्रकार से आपका ये पेपर तैयार किया जाता है, ठीक है ना। उसी प्रकार से आपका ये पेपर तैयार किया जाता है। आई बात समझ में? एंड मैंने आपको बता ही दिया है कि पेपर में आपका क्या प्रेजेंट रहता है। मान लो ये आपका पेपर है, तो यहाँ पर ये आपका क्या का बना हुआ है? सेलुलोज फाइबर का बना हुआ रहता है। और इसके जो पोर होते हैं, पोर के अंदर आपके जो है मॉइस्चर एंड वाटर भरा हुआ रहता है। आई बात समझ में? यानी कि पेपर होते हुए भी एक प्रकार से यहाँ पर वर्क कर रहा है एज ए लिक्विड यहाँ पर ये आपका वर्क कर रहा है। चॉइस ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि जो आपका मोबाइल फेज होता है, यहाँ पर आपके मोबाइल फेज की बात की गई है गाइज। मोबाइल फेज भी मैंने आपको बताया था कि जो स्टेशनरी फेज है उसके तुरंत मतलब उसके जो है अपोजिट ही होने वाला है। अगर स्टेशनरी फेज, याद रखो स्टेशनरी फेज आपकी हाइड्रोफिलिक है, हाइड्रोफिलिक है, तो जो आपका मोबाइल फेज होगी वो आपका हाइड्रोफोबिक होगी। कैसी होगी? हाइड्रोफोबिक होने वाली है। हाइड्रोफिलिक क्या होती है? यानी कि ये पोलर नेचर की होती है, एंड जो आपका हाइड्रोफोबिक होता है ये आपकी नॉन पोलर नेचर की होती है। दोनों अपोजिट होने वाले हैं, इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है ना।
इस बात को आपको याद रखना है। तो यहाँ पर जो मोबाइल फेज है, अगर हम पोर यानी कि प्योर सॉल्वेंट का यूज करते हैं, जैसे कि बफर सॉल्यूशन ऑफ मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट, अगर जैसे कि हम देखो आपके क्या क्या मिक्सचर भी हो सकते हैं। हाइड्रोफिलिक मोबाइल फेज अगर हमारा है, यानी कि मोबाइल फेज हमारा हाइड्रोफिलिक नेचर का है, तो यहाँ पर हम आपका वाटर लेंगे, अमोनिया लेंगे एंड आइसोप्रोपेनॉल लेंगे। जो इनका रेशो रहेगा वो रहने वाला आपका 9:1:2, ठीक है ना। अगर हम आपका दूसरा कोई केमिकल लेने लगे जिसमें आपका मेथनॉल एंड वाटर लेंगे, तो ये आपका 4:1 में होने वाला है, यानी कि 4:1 में होने वाला है। अगर हम यहीं पर आपका हाइड्रोफोबिक एज ए मोबाइल फेज लेंगे, तो आपका डाइमिथाइल ईथर तथा ये आपका साइक्लोहेक्सेन का आपका जो है इक्वल, यानी कि 1:1 का रेशो होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके हाइड्रोफोबिक या तो एज ए मोबाइल फेज ले सकते हो, या फिर हाइड्रोफिलिक एज ए मोबाइल फेज यहाँ पर आप ले सकते हो। आई बात समझ में? आई होप आपकी बात समझ में आई होगी। चलिए आइए अब क्रोमेटोग्राफी को देख लेते हैं कि किस प्रकार से आपकी जो है परफॉर्म होती है, ठीक है ना। तो सबसे पहले गाइज आप क्या काम करोगे, सबसे पहले आपको अपना तैयार करना है पेपर। मान लो आपने ये अपना पेपर तैयार कर लिया, ठीक है ना, आपने ये अपना पेपर तैयार कर लिया। इस पेपर में आपको पता है सेलुलोज का बना हुआ है, आपका वाटर कंटेंट प्रेजेंट है, जिसके कारण इस पेपर को हमें एज ए स्टेशनरी फेज यूज कर रहे हैं एंड इसको बोल रहे हैं हम आपका लिक्विड, ठीक है ना, लिक्विड ही इसका बोल रहे हैं। इसके बाद हम क्या काम करेंगे, एक पेंसिल से यहाँ पर हम निशान बना लेंगे, एक पेंसिल से इस प्रकार से लाइन खींच लेंगे। एंड इसके बाद हम गाइज क्या काम करेंगे, हमको चाहिए एक चैम्बर कह लो या फिर बीकर कह लो, इसको हम एज ए बीकर भी लेकर के चल सकते हैं। इस बीकर में गाइज हम भर देंगे आपका ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, यानी कि क्लोरोफॉर्म वगैरह। इसके बाद क्या करेंगे, हम इसका लिड लगा करके रख देंगे 20 मिनट तक, यानी कि इसको 20 मिनट तक हम जो है छोड़ देंगे इसका लिड लगा करके। इससे क्या होगा कि जो इस फ्लास्क का या फिर ये जो आपका चैम्बर है, यहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो पूरा का पूरा आपका सैचुरेटेड हो जाएगा, पूरा का पूरा एनवायरनमेंट आपका सैचुरेटेड हो जाएगा। यानी कि अब आपका जो है यहाँ पर आपका जो है पूरा का पूरा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ही चारों तरफ आपको जो है, अगर वेपराइज भी हुआ होगा तो आपको ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ही मिलने वाला है। आई बात समझ में? आई होप आपकी बात समझ में आई होगी। अब हम क्या काम करेंगे, दूसरा काम ये करेंगे कि जो ये आपने जो सैंपल, ये जो आपने स्टेशनरी फेज लिया है, पेपर लिया है, इस पेपर में हम यहाँ पर इस जगह पे अपना जो है सैंपल ऐड करेंगे, यहाँ पर अपना सैंपल ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद हम इसको आपका जो ये आपका जो पेपर है, इस पेपर को इस मिक्सर में, यानी कि इस सॉल्वेंट में आपका डिजोल्व कर देंगे। एंड आपको कुछ इस प्रकार से जो है ये नजर आने वाला है। मान लो यहाँ पर हम जो है किसी हुक के थ्रू आपका जो है पेपर यहाँ पर लगा देंगे। ये हमने पेपर लगा दिया आपका हुक के थ्रू, ये आपका पेपर लगा हुआ है किसी हुक के थ्रू, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है कि आपका ऑर्गेनिक सॉल्वेंट भी है, मान लो यहाँ पर ये आपका ऑर्गेनिक सॉल्वेंट भरा हुआ है इस प्रकार से ये आपका ऑर्गेनिक सॉल्वेंट भरा हुआ है। अब यहाँ पर क्या है, हमारी जो लाइन है, याद रख लेना, जो हमने सैंपल लाइन खींची है ये हमारी हमेशा ऊपर होनी चाहिए, ये हमेशा हमारी सॉल्वेंट, जो हमारा सॉल्वेंट है उससे ऊपर होनी चाहिए। इसके बाद क्या है कि हमने अपना जो है सैंपल भी यहाँ पर ऐड कर रखा है। मान लो ये हमारा सैंपल है, ठीक है ना, ये हमारा सैंपल है। अब यहाँ पर क्या होगा कि जो यहाँ पर आपको कैपिलरी एक्शन देखने को मिलेगा, यहाँ पर गाइज आपको कैपिलरी एक्शन देखने को मिलेगा। कैपिलरी एक्शन मतलब यानी कि ये जो पेपर है, ये अब आपका पेपर जो है, यहाँ पर जो ये सॉल्वेंट है, ये सॉल्वेंट पोरस से होता हुआ, जो पोर है ना, जो सेलुलोज के पोर हैं, उन पोर से होता हुआ वो आपका जो है, जो इस पेपर के अंदर आपका वाटर पहले से प्रेजेंट है, उससे भी होता हुआ आपका ऊपर की तरफ बढ़ेगा, आपका जो है ऊपर की तरफ बढ़ेगा। एंड यहाँ पर गाइज आपको डिफरेंट टाइप के कलर जो है मिल जाएंगे, यहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप के कलर मिल जाएंगे। जैसे जैसे आपका जो है, जो ये सॉल्वेंट है कैपिलरी एक्शन से ऊपर की ओर मूवमेंट करेगा, ऊपर की ओर आपका मूवमेंट करेगा, वैसे वैसे आपको डिफरेंट टाइप के कलर नजर आ जाएंगे। अगर यहाँ पर कलर आपको नजर नहीं आते तब इसके लिए हम क्या करते हैं, तब गाइज इसके लिए हमारी काफी सारी स्टेनिंग होती है, हम आपकी स्टेनिंग परफॉर्म करते हैं, या फिर यहाँ पर हम आपके फ्लोरोसेंस का यूज करते हैं, जिसको हम यूवी की सहायता से देख सकते हैं, ठीक है ना, जो कि आपके डिफरेंट टाइप के कलर प्रोड्यूस करवाता है। सेम जैसे कि हमने टीएलसी में देखा था ना, सेम हम यहाँ पर भी करते हैं, सेम हम आपका यहाँ पर भी करते हैं। देखो एक्चुअल में यहाँ पर क्या हुआ,
कि मान लो ये कोई आपका चैम्बर था, इस चैम्बर में क्या है कि ये आपका पेपर है, इस पेपर में हमने जो आपका सैंपल प्रोवाइड करवाया है, सैंपल में सबसे पहले इस पेपर में एक लाइन खींचते हैं, अपना सैंपल हमने यहाँ पर धरा, यानी कि इस लाइन पे धरा। अब इस लाइन यहाँ पर याद रख लेना, इस लाइन पे रखा जाता है ये सैंपल। यहाँ के बाद क्या होगा कि यहाँ पर जो आपका यहाँ पर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है वो अब आपका पेपर की ऊपर, मतलब पेपर के ओर चढ़ेगा, यानी कि पेपर पे आपका जो है ऊपर को जाएगा। जब ऊपर को जाएगा तो अगर यहाँ पर मान लो यहाँ पर हमने सैंपल के रूप में कोई पिगमेंट रखा हुआ होता, तो यहाँ पर आपको जो है जैसे जैसे आपका सोल्वेंट बढ़ता है वैसे वैसे आपके सैंपल के अंदर जो डिफरेंट टाइप के कंपाउंड्स होते हैं वो अपने मोलिकुलर साइज के अकॉर्डिंग, वे अपने शेप के अकॉर्डिंग ऊपर बढ़ते जाते हैं, एंड यहाँ पर आपको जो है डिफरेंट टाइप के कलर प्रोड्यूस हो जाएंगे, डिफरेंट टाइप के कलर यहाँ पर प्रोड्यूस हो जाएंगे। एंड वन मोर थिंग गाइज कि आपका देखो अब यहाँ पर तो ये आपके कलर प्रोड्यूस हैं डिफरेंट टाइप के, उसके अकॉर्डिंग आपने कह दिया कि भाई साहब जो आपका ये ग्रीन है इसको क्लोरोफिल बी बोल दिया, जो ब्लू टाइप का चमक रहा है क्लोरोफिल ए है, जैंथोफिल है, या फिर आपका कैरोटीनोइड है। अब यहाँ पर तो आपका जो है डिफरेंट कलर मिल गया, तो इसकी वजह से आपने यहाँ पर बोल दिया। और लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि भाई साहब यहाँ पर आपको केवल और केवल एक ही कलर, यानी कि इस जगह पे जो है एक ही कलर नजर आए, मान लो यहाँ पर भी ब्लैक स्पॉट्स नजर आ रहा है, यहाँ पर भी ब्लैक, यहाँ पर भी आपको ब्लैक नजर आ रहा है, यहाँ पर भी ब्लैक नजर आ रहा है, तब अब हम क्या करेंगे, क्योंकि आपका कलर तो एक ही है लेकिन हमें स्पॉट्स नजर आ गए हैं 4, तब गाइज हमको जरूरत होती है आरएफ वैल्यू की, किसकी होती है, आरएफ वैल्यू की हमको जरूरत होती है। ठीक है, ये आरएफ वैल्यू कैसे निकालते हैं मैंने आपको पहले ही बता रखा है। आरएफ वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या काम करना पड़ता है, मूवमेंट बाय द सोल्यूट, यानी कि सोल्यूट की मूवमेंट कितनी हुई है, एंड मूवमेंट बाय द सोल्वेंट, यानी कि सोल्वेंट ने कितना मूव करा है, यानी कि यहाँ पर ये आपको जैंथोफिल या फिर क्लोरोफिल वगैरह जो है इनको बोला गया है यहाँ पर सोल्यूट, इनको क्या बोला गया है, इनको बोला गया है सोल्यूट। एंड जो यहाँ पर आपका जो सोल्वेंट है यानी कि ऑर्गेनिक सोल्वेंट है, जो आपका सॉल्यूशन है उसको बोला गया है आपका सोल्वेंट। आई बात समझ में, याद रख लेना जो आरएफ होता है, आरएफ आपको कभी भी 1 से ज्यादा नहीं मिलने वाला है, यानी कि आपको जो है 1 से ज्यादा कभी भी नहीं मिलेगा। जो इसकी रेंज होती है 0 से लेकर के 1 के बीच में होती है। इसी को रिफरेंस, यानी कि इस आरएफ वैल्यू को रिफरेंस मानते हुए भी हम आपके डिफरेंट टाइप के जो कंपाउंड्स होते हैं उनको आइडेंटिफाई कर लेते हैं बाय द हेल्प ऑफ आरएफ वैल्यू। ठीक है ना, आरएफ वैल्यू से हम जो है आइडेंटिफाई कर लेते हैं। यहाँ पर दोबारा देखने की कोशिश करो, मान लो यहाँ पर एक पेपर है, पेपर पे हमने लाइन खींच दी, लाइन खींचने के बाद यहाँ पर हमने अपना सैंपल डाल दिया, सैंपल डालने के बाद इसको हमने एक चैम्बर में रख दिया जहाँ पर आपका ऑलरेडी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट प्रेजेंट था। याद रख लेना जो हमारा सैंपल है, जो हमने लाइन ड्रॉ करी थी वो हमारी ऊपर ही है। ठीक है ना, हमारे जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है उससे ऊपर ही है। अब यहाँ पर क्या होगा, जो सॉल्वेंट होगा सॉल्वेंट ऊपर की तरफ बढ़ेगा बाय द कैपिलरी एक्शन। एंड यहाँ पर जो आपका सैंपल रखा हुआ था, इस सैंपल में जो भी अगर आपके डिफरेंट टाइप के कंपाउंड है वे आपके डिफरेंट टाइप के आपके क्या शो करेंगे, कलर शो करेंगे। अगर ये कलर शो कर सकते हैं तो इसकी सहायता से हम समझा सकते, मतलब आपको बता सकते हैं कि ये कौन सा कंपाउंड है। अगर कलर शो नहीं करते, एक सही कलर मिल रहा है, तब हम आपका आरएफ वैल्यू कैलकुलेट करेंगे एंड उसके अकॉर्डिंग हम इसको बता सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर आपका प्रोसीजर लिखा हुआ है, सेम वही प्रोसीजर है जो मैंने आपको बताया है, तो इसको गाइज आप एक बार पढ़ सकते हो। अब बारी आती है टाइप्स ऑफ पेपर क्रोमेटोग्राफी, यानी कि जो पेपर क्रोमेटोग्राफी होती है वो आपकी कितनी टाइप की होती है। तो जो हमने अभी पीछे पढ़ी उसको बोलते हैं असेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी, जहां पर क्या था, मान लो ये आपका एक चैम्बर है, इस चैम्बर में ये जो आपका पेपर रखा हुआ है, तो जो आपका सॉल्वेंट है वो ऊपर की तरफ चढ़ेगा, जो सॉल्वेंट है वो आपका ऊपर की तरफ चढ़ेगा। जबकि जो आपकी डिसेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी होती है, यहाँ पर क्या होता है, मान लो ये आपका चैम्बर है, इस चैम्बर में ऊपर की साइड में यहाँ पर आपका जो है
ऑर्गेनिक सॉल्वेंट भरा हुआ रहता है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट आपका भरा हुआ रहता है। इसी से आपका पेपर चिपका रहेगा, ये आपका पेपर चिपका हुआ है। एंड यहाँ पर हम अपना जो है सैंपल रखते हैं, जिसकी सहायता से क्या होगा, यहाँ पर आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगेगी प्लस जो कैपिलरी फोर्स है दोनों लगेगी। यहाँ पर केवल और केवल आपकी जो है कैपिलरी फोर्स लग रही थी, जबकि यहाँ पर आपकी कैपिलरी फोर्स भी लगेगी एंड आपकी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो भी यहाँ पर लगेगी। आई बात समझ में। इसके बाद आता है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी। असेंडिंग एंड डिसेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है, जो आपका पेपर होता है, पेपर को आपका कुछ इस प्रकार से रखा जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले मान लो आपका सैंपल जो है, सैंपल आपका मैं यहाँ पर दूसरे पेन से बना करके दिखा रहा हूँ। मान लो यहाँ पर आपका जो है हमने सैंपल रख दिया और नीचे आपका क्या भरा हुआ है, नीचे आपका मिक्सचर भरा हुआ है। तो सबसे पहले ये सैंपल आपका असेंडिंग करेगा यानी कि ऊपर की ओर चढ़ेगा, देन उसके बाद नीचे की ओर आएगा यानी कि डिसेंडिंग होगा। तो इसी को बोलते हैं हम आपका असेंडिंग एंड डिसेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी। फिर इसके बाद आपका आता है रेडियल और सर्कुलर पेपर क्रोमेटोग्राफी। इसमें क्या होता है कि आपकी एक बैटरी प्लेट होती है, इस बैटरी प्लेट में आपका सॉल्वेंट भरा हुआ रहता है। क्या भरा रहेगा, सॉल्वेंट भरा हुआ रहेगा। एंड अब हम क्या काम करेंगे, हम आपका जो है एक ऐसी चीज का यूज करेंगे, मैं यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, बट सबसे पहले मैं इसको कट कर दूं, ठीक है ना। जैसे कि आपने छतरी देखी है ना, छतरी आपने छतरी देखी होगी, इस प्रकार से कुछ आपकी छतरी आती है, वो आपकी गोल रहती है, लेकिन मैं यहाँ पर आपकी टी टाइप की छतरी बना रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर इसको एज ए पाइप समझो, इसको एज ए अगर आप यहाँ पर पाइप समझोगे एंड ये ऊपर जो है, ये ऊपर आपका पेपर रखा हुआ है, ऊपर आपका पेपर रखा हुआ है। तो इसको यहाँ से ऊपर से पिक करेंगे यानी कि उठाएंगे एंड उठाने के बाद इस बैटरी प्लेट में रख देंगे। यानी कि यहाँ पर आपको जो है क्या मिलेगा कि आपका मान लो ये आपका पाइप लगा हुआ है, जिसके थ्रू आपका क्या होगा, जिसके थ्रू आपका जो सॉल्वेंट है वो ऊपर की तरफ चढ़ेगा एंड ऊपर आपका यहाँ पर पेपर रखा हुआ है। जो सैंपल है, सैंपल आपका इन बिटवीन रखा रहता है, बीच में रखा रहता है, जिसके कारण क्या होता है, अब जो सैंपल रहता है वो आपका चारों तरफ मूवमेंट करेगा, गाइज। इसके बाद आपका आता है टू डायमेंशनल पेपर क्रोमेटोग्राफी। एक्चुअल में टू डायमेंशनल पेपर क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है कि मान लो एक आपकी पेपर क्रोमेटोग्राफी है, यानी कि ये आपका जो है पेपर है, इस पेपर को हम चैम्बर में सबसे पहले तो आपके असेंड यानी कि सीधी फॉर्म में रखेंगे, यानी कि असेंडिंग फॉर्म में रखने वाले हैं, ठीक है ना। यानी कि अगर मैं यहाँ पर आपका मान के चलूँ बी और इसको मान करके चलूँ सी, तो सबसे पहले हम ऐसा रखेंगे, फिर हम इसको चेंज कर देंगे। चेंज किस प्रकार से करेंगे, मान लो अब आपको हम जो है ये पेपर है, यहाँ पर हम आपका कर देंगे, यहाँ पर हम कर देंगे सी एंड यहाँ पर कर देंगे बी, यानी कि हमने जो है इसको 90% डिग्री 90 डिग्री पे रोटेट कर दिया, ठीक है ना। यानी कि इसको हमने टू डायमेंशन प्रोवाइड करवाई। इसी की वजह से क्या होता है, ये कहलाता है आपका टू डायमेंशन क्रोमेटोग्राफी। इनको हम क्यों यूज करते हैं, किस प्रकार से यूज करते हैं, देखो भाई साहब, यहाँ पर अगर आपको चमक रहा हो तो ये आपका रेडियल, ये आपका असेंडिंग, ये आपका डिसेंडिंग। यहाँ पर देखने की कोशिश करो, मैं आपको बता देता हूँ नॉर्मल सा। ये आपका असेंडिंग है, नीचे आपका सॉल्वेंट भरा हुआ है जो कि कैपिलरी एक्शन करेगा ऊपर की तरफ एंड आपका जो सैंपल है उसको जो है सेपरेट करने वाला है। यहाँ पर देखो ये आपका डिसेंडिंग है, डिसेंडिंग में ये आपका क्या भरा हुआ है, आपका जो है सॉल्वेंट भरा हुआ है एंड यहाँ पर पेपर जुड़ा हुआ है, यहाँ पर सैंपल रखा हुआ है, मूवमेंट जो है आपकी नीचे की तरफ होने वाली है। ये आपका रेडियल मेथड है, जहाँ पर आपका बैटरी प्लेट का जो है यूज किया जाता है। यहाँ पर देख रहे होंगे रेड कलर में जो है ये आपका एक पाइप टाइप का है, जहाँ से आपका सॉल्वेंट ऊपर की तरफ चढ़ता है, जहाँ से आपका सॉल्वेंट जो है ऊपर की तरफ चढ़ता है। ये आपके टू डायमेंशन है, पहले सैंपल आपका यहाँ पर रखा हुआ था, अब इसी चीज को हम आपका बदल देंगे, इसी चीज को बदल देंगे तो ये सैंपल अब आपका जो है यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि आपकी दूसरी डायमेंशन में आ जाएगा। इसलिए हम बोलते हैं आपका टू डायमेंशन, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम यहाँ पर टू डायमेंशन बोला जाता है। एक और होता है जो कि असेंडिंग डिसेंडिंग एक साथ होता है, कुछ इस प्रकार से आपका सबसे पहले असेंडिंग होगा, फिर उसके बाद डिसेंडिंग होगा। तो ये आपका असेंडिंग डिसेंडिंग होता है। इनके क्या क्या फायदे होते हैं, यहाँ पर इनके फायदे लिखे हुए हैं, तो आप इनको पढ़ सकते हो, रीड कर सकते हो, ठीक है ना। जैसे कि टू डायमेंशन पेपर क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है कि सब्सटेंस विच हैव द सेम आरएफ वैल्यू, जिसके पास आपकी सेम आरएफ वैल्यू होता है उसके लिए टू डायमेंशन पेपर क्रोमेटोग्राफी करवाया जाता है। यानी कि आपके कोई दो सैंपल है, मान लो आपका क्या है, ये एक पेपर क्रोमेटोग्राफी है जो कि नॉर्मल है, मगर इसमें क्या था, ये आपकी
लाइन बनी हुई है, यहाँ पर सैंपल है, 2 सैंपल यानी कि 2 सैंपल आपके एक साथ ही आ रहे हैं। यहाँ पर आपका जो है 2 सैंपल एक साथ ही आ रहे हैं, यानी कि एक ही जगह पर आ रहा है। इनका आरएफ वैल्यू एक ही है, इनका आरएफ वैल्यू एक ही है। इसके लिए हम क्या काम कर रहे हैं, 2 डायमेंशन परफॉर्म कर रहे हैं, यानी कि पहला अगर हमने यहाँ पर रखा था सैंपल, पहले अगर हमने यहाँ पर रखा था तो यहाँ पर चढ़ेगा, उसके बाद इसी को उठा करके हम आपका चेंज कर देंगे, तब आपका जो है इधर की साइड में भी ये बढ़ेगा। इधर की साइड में मतलब बढ़ेगा, यानी कि ये आपका जो है थोड़ा सा आपका टिल्टेड हो जाएगा, ये आपका टिल्टेड होने वाला है। आई बात समझ में? आई होप आपको थोड़ी बहुत बात समझ में आई होगी। यहाँ पर देखने की कोशिश करो कि भाई साहब देखो, जब आप इन दोनों की आरएफ वैल्यू को कैलकुलेट करोगे ना, तो नियरली आपको सेम मिलेगा, नियरली आपको यहाँ पर सेम आरएफ वैल्यू मिलने वाली है। और भी है असेंडिंग क्रोमेटोग्राफी, जो कि एक नॉर्मल क्रोमेटोग्राफी आपकी होती है, ठीक है ना। आई बात समझ में? अब पेपर क्रोमेटोग्राफी की कुछ एप्लीकेशन होती है जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। चेक द प्योरिटी ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, यहाँ पर आपके फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के बारे में देखा जाता है। इसके बाद आपका टू स्टडी ऑफ प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन एंड रिपेनिंग, यानी कि जो आपके रिपेनिंग वगैरह या फिर फर्मेंटेशन के लिए आपका यूज होता है। यहाँ पर ये आपका कॉस्मेटिक के लिए भी यूज होता है, एंड आपके डिफरेंट जगह यहाँ पर ये आपका यूज होता है। फूड में भी, फूड इंडस्ट्री में भी आपका पेपर क्रोमेटोग्राफी चलता है, जहाँ पर आपका फूड की जो है क्वालिटी को मेजर किया जाता है, ठीक है ना, फूड की क्वालिटी को आपका मेजर किया जाता है। तो गाइज ये थी आपके लिए पेपर क्रोमेटोग्राफी। आई होप मैंने आपको सभी चीज पेपर क्रोमेटोग्राफी में बताई एंड बताने की कोशिश करी, एंड गाइज आपकी समझ में भी आई होगी। तो देखो भाई साहब, अब मैं मिलता हूँ आपसे आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी के लिए। तो गाइज तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।